आज के इस सत्र में हम लोग संस्थाओं के फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं, कोई भी सामाजिक संस्था हो, हम लोग कई तरह की सामाजिक संस्थाओं को काम करते हुए देखते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, नेटवर्क है, बहुत सारे जो समुदाय के स्तर पर हम समूह बनाते हैं उनका भी संगठन होता है। इसके साथ साथ आपको कई तरह के समाज में अन्य संस्थाएं भी दिखती है। सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, व्यावसायिक संस्थाएं हैं। जब भी कुछ लोगों का समूह मिलकर जब काम करने का एक योजना बनती है तो कोई ना कोई संस्थाओं का स्वरूप देना, एक ढांचा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काम तभी पूरी योजना के अनुसार चल सकती है। तो थोड़ा हम आज के सत्र में इन्हीं संस्थाओं के ढांचा की बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम बातचीत करेंगे, फ्रेमवर्क, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और चूंकि हम सारे साथी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में बात करेंगे, पर आप अंत में देखेंगे कि जब भी हम संस्थाओं के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, सभी तरह की संस्थाएं किसी न किसी रूप में इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत में काम करती है। उनके काम करने का स्वरूप या कार्य की प्रवृत्ति अलग हो सकती है। कोई भी संस्था के ढांचे में आप देखें कि सबसे पहला चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो संस्था का विजन। कोई भी संस्था जब काम शुरू करती है, कोई भी समूह जब काम शुरू करती है, तो एक प्रश्न उठता है कि उसके काम करने का स्वप्न क्या है। सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में समाज में बदलाव का स्वप्न होता है, व्यापारिक संगठनों में व्यापार में लाभ कमाने का। तो हर एक तरह की संस्थाओं में एक अंतिम लक्ष्य क्या संस्था को होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में हम करेंगे, हर संस्थाएं जो आजकल काम कर रही है, जो अभी भी काम कर रही है, कहीं ना कहीं समाज में बदलाव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है जिसको लेकर संस्थाओं का जन्म होता है। जो समाज की कुरीतियां हैं, जो विषमताएं हैं, उनको दूर करके एक अलग समाज की स्थापना, ये कहीं ना कहीं पर एक विजन है। विजन की जब भी बात करते हैं तो एक स्वप्न जैसा चीज नजर आती है ना, एक स्वप्न जो समाज के बारे में। कहीं ना कहीं पर अगर समाज में बदलाव का कोई स्वप्न नहीं हो तब तक संगठन का ढांचा जो है प्रारंभ नहीं हो सकता है। तमाम तरह की जो संस्थाएं हमारे आसपास काम कर रही है, कहीं ना कहीं में सामाजिक बदलाव को लेकर एक उनका स्वप्न है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आई थी मिशन, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि विजन जो है वो स्वप्न सरीखा है, बहुत दूरगामी बदलाव की ओर इशारा करती है, पर इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम इसी ढांचे को लेकर काम करना चाहते हैं तो थोड़ा और ठोस हम अपने स्वप्न को करते हैं, और तब मिशन की बात आती है। मिशन मूल रूप से अगर देखें तो मिशन जो है उस स्वप्न तक, उस बदलाव तक पहुंचने का रास्ता दिखलाता है। कि अगर हम लोगों ने कहा है कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना हमारा विजन है, हमारा स्वप्न है, तो शोषण मुक्त समाज की ओर जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा, किस तरह के शोषण की हम बात कर रहे हैं, और उस शोषण मुक्त समाज को प्राप्त करने के लिए ना हमारा रास्ता क्या होगा, हम कैसे ठोस रूप में उसको प्राप्त करेंगे। तो विजन, मिशन, और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है वो है स्ट्रैटेजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में अगर ये स्वप्न स्पष्ट है और उसके लिए प्राप्त करने का रास्ता स्पष्ट है, फिर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। क्या हमारी रणनीति होगी, जो भी हम सामाजिक बदलाव के लिए काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी। रणनीति में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। रणनीति की कई सारी चीजें, मुख्य रूप से हम प्रश्न जो
पूछते हैं पहला कि हम किसके साथ काम करेंगे, किन के साथ, या कौन हमारा टारगेट ग्रुप होगा, कौन वो लोग होंगे जो जिनके साथ हमारा काम होगा, कौन हमारा टारगेट होगा। क्या हम गरीबों के साथ काम करेंगे, क्या हम वंचितों के साथ काम करेंगे, क्या हम महिलाओं के साथ काम करेंगे, क्या हम बच्चों के साथ काम करेंगे। ये हम स्ट्रैटेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछते हैं। दूसरी चीज जो हम पूछते हैं कि हमारा भौगोलिक कार्य क्षेत्र क्या होगा, है ना। ये हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कोई भी संगठन संस्था जब शुरुआत करती है तो कहीं ना कहीं अपनी संसाधन, अपने रिसोर्स, अपनी पहुंच के आधार पर वो तय करती है कि हम कितने क्षेत्र में करेंगे। पूरे समाज में कहने का अर्थ नहीं कि हम एक ही दिन पूरे समाज में काम करने लग जाते हैं, है ना। एक ही दिन अगर आप पूरा समुद्र को चाहे कि पानी में उबाल लें तो वो उबलता नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पर, और ये तय करता है हमारा कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास मौके कितने हैं, कितनी क्षमताएं हमारे पास, उसके आधार पर ना एक कार्य क्षेत्र की शुरुआत होती है। कई आप अधिकतर संस्थाओं में देखेंगे, कोई कहता है एक राज्य में काम करें, कोई कहता है एक जिले में, कुछ संस्थाएं एक पंचायत में, एक गांव में काम कर रही है। तो अपनी सामर्थ्य और क्षमताओं के अनुसार संस्थाएं तय करती है। तीसरा जो है कि जिस समूह के साथ हम काम कर रहे हैं उस समूह के साथ हमारा रिश्ता क्या होगा, हमारी क्या रिलेशनशिप होगी उनके साथ। जो टारगेट ग्रुप है उनके साथ हमारा रिश्ता क्या होगा। क्या हम उनके दाता बन के काम करेंगे, क्या हम उनकी अगुवाई करेंगे, क्या हम उनको सिर्फ सहयोग देंगे, मार्गदर्शन देंगे। और ये रिश्तों की स्पष्टता जो है काम करने में बहुत मदद करती है। किस प्रकार से हम उनको देखेंगे, क्या हम उसको उनकी सहभागिता से काम करेंगे, क्या हम उनको इस योग्य बनाएंगे कि वो इस काम को आगे ले चले। ये स्पष्टता हो तो आगे चलकर कार्यक्रमों को चुनने में बहुत मदद मिलती है। और चौथी चीज है कि हमारा जो इंटरवेंशन है, हमारा जो हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थाओं पहले से तय करती है। अगर हम हस्तक्षेप करने जा रहे हैं तो क्या हम उनको कुछ संसाधन उपलब्ध कराएंगे, क्या हम उनकी क्षमता का निर्माण करने जा रहे हैं, क्या हम उनके साथ हम कहते हैं ना को ट्रैवलर हैं, हम उनके साथ मिलकर ना उस बदलाव की ओर प्रयास करेंगे। तो हमारे हस्तक्षेप का शिक्षा के द्वारा, क्योंकि बदलाव में हम कई चीजें देखते हैं कि उनको हम शिक्षित करके उनमें वो बदलाव लाएंगे, उनको हम ट्रेनिंग देकर उनको पारंगत करेंगे नई विधाओं में और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कई बार हम ये तय करते हैं कि उनका सिर्फ हम सूचना देंगे और सूचना के माध्यम से जो है हमारा हस्तक्षेप का स्वरूप सिर्फ सूचना देने तक सीमित रहेगा। तो हमारे हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा, ये जब एक बार तय होती है तो इसका मिला जुला स्वरूप जो है वो कई बार हमारी संस्था की ओवरऑल स्ट्रैटेजी बन जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसकी स्पष्टता है तो फिर हमको ये पता होता है कि हमारे संगठन का आगे चलकर स्वरूप क्या होगा। और इसके बाद अगर हम देखें कि स्ट्रैटेजी के बाद जो है फिर हम ओवरऑल संस्था की एक गोल की बात करते हैं। और संस्था का एक अंतिम लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है काम करने का। उस उद्देश्य की स्पष्टता होती है कि हम इस क्षेत्र में इन लोगों के बीच में शिक्षा के माध्यम से या जागरूकता के माध्यम से हम समाज में एक बदलाव की बात करेंगे। और वो कहीं ना कहीं पर एक ओवरऑल संस्था का गोल बन जाता है। चलिए, अभी तो हम लोगों ने मुख्य रूप से विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी और फिर गोल की बात की। अब ये संस्था का ढांचा जो है उसके डिफरेंट आयाम जो है वो बनते जा रहे हैं। जब हम अपने संस्था के ढांचे में ये सब चीजें तय कर लेते हैं तो अगला जो चीज आती है वो कार्यक्रम आते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हम लोगों ने जो मूल रूप से विजन की बात की, मिशन की बात की, स्ट्रैटेजी की बात की, गोल की बात की, उसके बाद जब इतनी सारी चीजें तय होती है, ये एक स्टेज होता है संस्थाओं के इस संदर्भ में, जब हमारे विजन मिशन तय हो जाते हैं तो फिर हम कार्यक्रम तय करते हैं, है ना, कि इन सब को पूरा करने के लिए हम क्या काम करेंगे। अपने इस बदलाव के विजन
जो हमारा मिशन है, जो हम लोगों ने रणनीति बनाई है, जो संस्था का उद्देश्य है, जो गोल है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या कार्यक्रम बनाएंगे। और ये जब हम ट्रेनिंग करेंगे, हम महिलाओं के ग्रुप बनाएंगे, हम प्रशिक्षण करेंगे, हम गरीबों को उनको संगठित करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, तो यहाँ पर फिर हमारे कार्यक्रम निकलते हैं। और ये समय होता है जब हम दाता संगठनों के पास पहुँचते हैं कि ये हमारे संस्था का सोच है, ये हमारी कार्यनीति है, हमारी रणनीति है, और ये हमारे कार्यक्रम है, और इसके लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए कई बार जो डोनर हैं वो ये आपको देखना चाहते हैं कि संस्था का ढांचा में इन सब की स्पष्टता कितनी है। कई बार अगर ये स्पष्ट नहीं है तो कार्यक्रम कुछ भी निकल सकता है। फिर हम उनके पास पहुंचकर है ना अपनी पूरी योजना को प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारा विजन है, ये बदलाव का हमारा स्वरूप है, ये हमारी सोच है, ये हमारी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, ये क्षेत्र है, इनके बीच में काम करेंगे। और फिर अगर दादाजी प्रसन्न हो गए और आपके पूरे जो प्लानिंग से संतुष्ट हुए, तो उन्होंने शायद ऐसा इशारा किया कि इस कार्यक्रम में हमें जोड़कर आपके साथ काम करने में प्रसन्नता होगी। अब इस ढांचे का एक दूसरा स्वरूप जो है वो प्रारंभ होता है। अब इसके जब कार्यक्रम तय हो गए तो उस कार्यक्रम तय करने के बाद फिर ढांचा के कुछ दूसरे तत्व हैं जो उसमें लगातार जुड़ते रहते हैं। अब हम लोग थोड़े इसके आगे के तत्वों पर की बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में आप देखेंगे अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो बात की विजन की, है ना, मिशन की, स्ट्रैटेजी की, गोल की और प्रोग्राम्स की। और प्रोग्राम से हम लोग पहुंचे दाता तक, और दाता ने कहा अब क्या होता है कि अगर ये पैसे प्राप्त हो गए तो फिर हम अब उस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए, संचालित करने के लिए हम संस्थाओं के अंदर में कुछ नई व्यवस्थाओं को निर्माण करते ताकि ये काम हमारा चल सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्थाओं के अंदर में कुछ चीजें जो है फिर तय होनी शुरू हो जाती है। अब हम इस पूरे कार्यक्रमों को बहुत सारे कार्य में, टास्क को हम कहते हैं, है ना, बहुत सारे कार्यों में इसको बांटते हैं। हर संस्थाओं के स्तर पर देखेंगे तो हर कार्य में दो तरह के कार्य आपको दिखाई देंगे। एक को हम कहते हैं प्राइमरी टास्क और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। एक को कहते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य वो कार्य है जो मुख्य कार्य है। अगर आपको महिलाओं की क्षमता वृद्धि करना है तो इसमें आप ट्रेनिंग करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनको भ्रमण में ले जाएंगे, उनको चीज़ों एक्सपोजर करेंगे, उनको दिखाएंगे। पर इसके साथ साथ संस्थाओं में दूसरे भी काम होते हैं, अकाउंट्स लिखना, उसका प्रतिवेदन तैयार करना, डोनर को रिपोर्ट करना। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कहीं ना कहीं पर सेकेंडरी टास्क के रूप में आते हैं। अधिकतर एक मुद्दा उठता है कि कई संस्थाओं में प्राइमरी टास्क बहुत जोर दिया जाता है और सेकेंडरी जो टास्क है वो टास्क कहीं कमजोर होता है। ऐसी संस्थाओं में काम तो बहुत अच्छा होता है पर उनकी वो उपलब्धि, उनकी रिपोर्टिंग, उनका डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत कमजोर हो जाता है। पर दूसरी ऐसी भी बहुत सारी संस्थाएं आपको दिखाई देंगी, और उत्तर प्रदेश, बिहार, अपना जो राज्य है ये कमजोर होता है और ये बहुत अच्छा होता है। काम तो कम होता है लेकिन आप देखेंगे कि रिपोर्ट बड़ी अच्छी है ना, एनुअल रिपोर्ट तो देख के लगेगा कि वाह क्या कमाल का है। पर जब आप उनके प्राइमरी कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वो चीज़ें धरातल पर नहीं है जिसके लिए संस्था काम कर रही है। दोनों चीज़ें हैं, पर जो आदर्श जो हमें जानना है कि इन कार्यों को प्राथमिक और सेकेंडरी टास्क में बांटना बहुत जरूरी है। कौन वो काम है जो प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है और कौन वो कार्य है जो इनको मदद करने के लिए सेकेंडरी रूप में भी। कई संस्थाओं में इस कार्य को इम्पोर्टेंट माना नहीं जाता है, सेकेंडरी टास्क में अकाउंट लिख लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर ये कमजोर हुआ अल्टीमेटली सारी चीजें प्रभावित होगी, और अगर ये कमजोर हुआ तो संस्था ही प्रभावित हो जाएगी। कार्य से जुड़ा हुआ दूसरी जो व्यवस्था संस्थाओं में दिखाई देती है वो है उन कार्यों को करने के लिए, है ना, आपको चाहिए लोग। हम कहते हैं कि लोग या टीम, इसकी व्यवस्था फिर उसके बाद होनी होगी। ये अगर स्पष्ट है प्राथमिक कार्य क्या है, सेकेंडरी कार्य, तो लोग चुनने में भी बहुत आसानी होती है। प्राथमिक काम करने वाले लोग
ऐसे लोग जो कर सकें और सेकेंडरी काम कर। अगर यहाँ अकाउंटेंट की जरूरत है तो वो अलग तरह का व्यक्ति होगा। कई बार संस्थाओं में होता है कि भाई लोग पहले से रहते हैं, जमे हुए हैं, कोई भी प्रोग्राम है, किसी को कुछ पकड़ा दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। सेकेंडरी टास्क की क्षमता जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो उस तरह का काम किया हो। प्राथमिक टास्क वही व्यक्ति कर सकता है जो वो सारे काम कर सकते हैं। फिर संस्थाओं में लोग आ गए, फिर एक अन्य व्यवस्था का निर्माण होता है, वो है लोगों के बीच में एक ढांचा का निर्माण, एक स्ट्रक्चर हम कहते हैं, लोगों के बीच में एक ढांचा का निर्माण। क्योंकि जब एक से ज्यादा लोग काम करने आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर उनके बीच में एक ढांचा का निर्माण होना बहुत आवश्यक हो जाता है। ढांचा मूल रूप से जवाबदेही, कौन क्या काम करेगा, इन सब चीजों को तय करता है और उसके अनुरूप जो है फिर संस्था में काम होने लगता है। अगर ढांचा किसी संस्था में नहीं बना है तो किसकी क्या जवाबदेही है, किसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है, कौन उस काम करने को जवाबदेह होगा, वो बहुत स्पष्ट नहीं होता है। और ढांचाओं को भी लेके देखे बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारी चीजें हैं और सब तरह के ढांचाओं की अलग अलग लाभ है, कमियां हैं। आमतौर पर यूपी बिहार में बड़ा एक प्रचलित ढांचा है कि एक सज्जन है और उसके नीचे जो है संस्था में सचिव है या जो मुख्य व्यक्ति है, उनके नीचे में बाकी जितने हैं वो सब उन नीचे में। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति और बाकी सारे लोग हैं, तो इनके बीच में कोई जवाबदारी नहीं, कोई उस तरह के रोल डिवीजन नहीं हो पाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि इसमें अगर आप देखा जाए तो इन लोगों में आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई देती है और जो व्यक्ति यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं पर जब तक ये नहीं हटे तो उनके लिए किसी तरह के आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती। कई बार इस ढांचा में हम इस तरह भी देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके नीचे जो है इस तरह से ढांचा है, इसके नीचे इनके नीचे 2 है, इनके नीचे एक और ढांचा है जिसमें 3-4 लोग हैं। तो ये ढांचा कई मल्टी लेवल ढांचा है। इस व्यक्ति के लिए उत्साह रहता है कि अब अच्छा काम करेंगे यहाँ बढ़ेंगे, इस व्यक्ति के लिए अच्छा काम करेंगे तो यहाँ आएंगे और एक दिन हो सकता है कि वो संस्था प्रमुख बन के यहाँ काम करेंगे। तो एक तरह के इसमें आगे बढ़ने की संभावना दिखती है, मल्टी लेवल है, कई तरह की जवाबदारियां। तो तमाम तरह की ढांचा संस्थाओं में दिखाई देती है। ढांचा के निर्माण मूल रूप से इन सारी चीजों को देखकर हम लोग करते हैं। अब ढांचा के बाद एक जो चौथी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण आती है वो संस्था के अंतर्गत में आपके नॉर्म्स, नियम, कानून, सिस्टम, प्रोसीज्योर, ये सब संस्था के अंतर्गत में होता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, आंतरिक व्यवस्थाएं होती है, नॉर्म्स है, और इनका होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब ये तय होता है तो फिर सारे लोग मिलकर काम करने लगते हैं। कई संस्थाओं में देखेंगे ये व्यवस्थाएं बहुत अधिक होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। लोग कहते हैं कि इन व्यवस्थाओं का निर्माण आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। आमतौर पर व्यवस्थाओं में दिखेंगे कि एक तो बहुत औपचारिक होता है और कई बार अनौपचारिक व्यवस्था होती है। जब संस्था छोटी होती है, 1-2 लोग होते हैं तो अनौपचारिक व्यवस्थाएं चलती है, फिर 2 लोग हैं आपस में बात कर लिए और तय हो गए। पर वही 15-20 लोग हो जाए तो वो अनौपचारिक व्यवस्था जो है वो फिर काम नहीं करती, फिर उसको धीरे धीरे औपचारिकताएं आपको बनानी पड़ती है। तो ये संस्था के नाम, तो मूल रूप से अगर हम संस्था के अंदर की व्यवस्थाएं देखें तो सब ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण। कार्य, उन कार्यों को करने वाले लोग, उन लोगों के बीच में एक आवश्यक ढांचे का निर्माण और उस ढांचे को फंक्शनल बनाए रखने के लिए कुछ सिस्टम, नॉर्म्स, और ये चारों तत्व आपस में जुड़े हुए। इन चारों तत्वों के मिश्रण से संस्था के अंदर की कार्य प्रारंभ हो जाती है। इनफैक्ट अगर ये व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय तक बनी रहे, सेल्फ सस्टेनिंग रहे, अपने आप संचालित होता रहे, तो धीरे धीरे हम कहते हैं कि ये संस्था का कहीं ना कहीं पर एक कल्चर बन जाता है। ये संस्था की एक संस्कृति का निर्माण करता है और कहीं ना कहीं ये बाहर से दिखता है
कि संस्था के अंदर में किस तरह की संस्कृति है। बहुत पार्टिसिपेटरी है, बहुत मैकेनिकल है, बहुत ज़्यादा ढांचाबद्ध है, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये धीरे धीरे जो इसके आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं, जिस रूप में अपने आप काम करने लगती है, दिखने लगता है बाहरी लोगों को, और ये कहीं ना कहीं संस्था की एक संस्कृति बन जाती है। अब संस्था के ढांचे के बाद अगर ये आंतरिक पूरी व्यवस्था काम करने के लगे, तो इसका अगला फिर जो चरण है वो मूल रूप से वो चरण जो है कि संस्था के ढांचे में होता है कि कुछ समय पश्चात हम फिर से अपने किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस सोच को लेकर, जिस विजन को लेकर हम आगे बढ़े, मिशन बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई, गोल बनाए, कार्यक्रम तय किए, उन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जो आंतरिक की व्यवस्था की, उनका बीच में मूल्यांकन करते रहना बहुत जरूरी है। ये मूल्यांकन जब हम करते हैं तो कई स्तर पर कहते हैं, है ना। एक क्योंकि यहाँ पर जब ये सब ढांचा का निर्माण हो जाता है, संस्था आगे बढ़ती है, तो फिर संस्था जो है परफॉर्म करने लगती है। हम कहते हैं ये परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, संस्था का कार्य शुरू हो जाता है। और उसके पश्चात कुछ समयों के पश्चात हमें अपने इस कार्य का मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल रूप से कि जिस स्वप्न को लेकर हम आगे बढ़े, जिसके लिए हम लोगों ने संसाधन इकट्ठे किए, उसको लेकर अपने अंदर की व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो काम किया, परफॉर्म किया, उस परफॉर्म का असर क्या हुआ। अब ये असर यहां पर आप देखेंगे, ये असर के मूल्यांकन करने के लिए तो 3 तरह की सोच जो है, जिसके आधार पर इस तरह के संस्थाओं का निर्माण होता है। अगर जो विजनरी, जो व्यक्ति, जो संस्थापक है, जिसके अंदर ने उस स्वप्न को जन्म लिया, इस संगठन को बनाने का, तो कई बार वो मूल्यांकन करता है कि जिस कार्य के लिए हमने संस्था बनाई उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वो 3 क्षेत्रों से हो सकता है। हम कहते हैं आमतौर पर अगर समाज में देखें तो समाज कई सारे व्यवस्थाओं में बटा हुआ, उन व्यवस्थाओं के आधार पर समाज चलती है और उसकी व्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा है। समाज में अगर देखें तो एक व्यवस्था जो है वो अभिशासन की है ना, जिसको हम सत्ता कहते हैं। और मूल रूप से किसी भी सामाजिक संचालन की व्यवस्था में एक सत्ता, एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत आवश्यक है। सरकार है जिसमें सरकार की सारी व्यवस्थाएं होती है। दूसरी व्यवस्था हम कहते हैं समाज में बाजार की व्यवस्था। बिना बाजार के व्यवस्था के कोई समाज चल नहीं सकता। और तीसरी हम कहते हैं कि नागरिक समाज, नागरिक समूह या नागरिक समाज या नागरिक। तो हर एक व्यवस्थाएं जो है उनके पीछे की एक सोच है, एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके अंतर्गत में काम करता है। और हम लोगों ने अनुभव से देखा है, सत्ता का हमेशा एक चाहत होती है। जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है कि वर्चस्व कायम रहे, प्रभाव हमारे पास हो, नियंत्रण, कंट्रोल, अभिशासन की व्यवस्था। तो अगर यहां से निकला हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के कोई संगठन बनाता है तो वो परफॉर्मेंस में यही देखता है कि हमारी ये सत्ता जो कितनी मजबूत हुई, कितनी इस समाज में हमने कितने फॉलोअर्स पैदा किए, कितने ऐसे लोग बनाए जो हमारा जय जयकार कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग बनाए जो हमारी सत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी हमारी पकड़ मजबूत हुई। तो कहीं ना कहीं इनके मूल्यांकन का जो अंतिम पड़ाव जो है वो उस सत्ता के प्रभाव को नापने का है। कई बार आपने देखा बहुत सारी आजकल संस्थाएं निकल गई, जो लोग हैं, जो विजनरी हैं, वो इससे प्रभावित होकर उन्होंने बनाई, संगठन बना और संगठन कुछ व्यापारिक कार्यों में है। और ये यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं लाभ जो है उसका ड्राइविंग फोर्स है। तो वो जब यहाँ पहुंच के परफॉर्म करके और जब वापस देखता है तो यही सोचता है कि हमने कितना लाभ कमाया। कहीं ना कहीं पर लाभ कमाने की प्रवृत्ति से ये सारे चीजें संचालित होती हैं।
और उसी अनुरूप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करता है। पर यहां से निकला हुआ व्यक्ति, जो यहां से निकला हुआ व्यक्ति है, जो जो नागर समाज का भाग है, तो आमतौर पर यहाँ पर जो यहाँ से निकला हुआ विजनरी है, उसने समाज में जो है एक ऐसी व्यवस्था देखी है जो जिसमें भेदभाव है, असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत संसाधन है, कुछ लोग गरीब हैं, तो उन सामाजिक विषमताओं से निकला हुआ सोच बदलाव के लिए अगर ये इसके आधार पर संस्था बनती है, जिसको हम नागरिक समाज कहते हैं, नागर समाज कहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तो इनके पीछे की ड्राइविंग सोच क्या है, कौन सी सोच है जो यहाँ के विजनरी को संगठन बना के काम करने के लिए प्रेरित करती है? तो वो सोच है आम लोगों का जीवन में सुख, न्याय, शोषण मुक्त, समानता आधारित समाज की बात, इसमें बड़ा छोटा नहीं हो, है ना, वो सारी सामाजिक बुराइयों से दूर समाज का निर्माण। और फिर वो जब विजन लेके आता है तो उसके अनुसार वो परफॉर्म करता है और फिर मूल्यांकन करता है कि जिस असमानता को हम लोगों ने समाज में देखा है वो असमानता दूर हुई कि नहीं दूर हुई, हमारे इस प्रयास ने इसको दूर किया कि नहीं, ये मूल्यांकन करता है कि लाभ कमाया कि नहीं कमाया इतना करने बाद, और ये मूल्यांकन करता है कि जो वर्चस्व और पावर के लिए हम लोगों ने कंबल बांटे, दवाइयाँ बांटी, लोगों से जयकारे लगवाए, वो सफल हुआ कि नहीं। तो ये हु इज विजनरी, कौन विजनरी है, विजनरी किस ड्राइविंग फोर्स के अंतर्गत में उसने संगठन बनाई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें कई बार हम कहते हैं मूल्यांकन के साथ में बीच बीच में अपने संगठन के ढांचे को देखते रहना जरूरी है। आप विजन, मिशन, गोल, अगर ये वाली आप अगर बात करें जिसमें हम कहते हैं विजन, मिशन, गोल, जो है आमतौर पर ये सोच के स्तर पर है, विजनरी के मस्तिष्क में होता है। आमतौर पर किसी संस्था में आप जाइए आपको दिखाई नहीं देगा विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी सोचने के स्तर पर होता है और ये कई बार बहुत ज्यादा दिखाई नहीं जाते। संस्था में आप जाएंगे तो दिखाई क्या देगा आपको दिखाई देगा ये प्रोग्राम। आप किसी संस्था में जाइए तो कहते भी नहीं, हम सहभागी शिक्षण केंद्र ऐसी संस्था है जो क्षमता वृद्धि, कैपेसिटी बिल्डिंग इसका काम करती है, पर क्या विजन है हमारा, किस सोच से बने, ये बहुत दिखाई नहीं देता, वो खोजना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। और तो कई बार जब हम रिव्यू मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं एक तो हम रिव्यू करते हैं अपनी इस स्ट्रैटेजिक सोच की, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया था कि किसके बीच में काम करेंगे, किस तरह काम करेंगे, उनके साथ हमारे संबंध क्या होंगे, हमारा मिशन क्या होगा। तो स्वप्न को हम तुरंत नहीं नापते हैं क्योंकि स्वप्न इतना जल्दी पूरा नहीं होने वाला। तो कई बार हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिव्यू करती है संस्था, कई बार अपनी स्ट्रैटेजिक रिव्यू करती है कि जो हमने स्ट्रैटेजी सोचा था आज के संदर्भ में वो सही है कि नहीं सही है। कई बार हम रिव्यू कहते हैं कि हम कई बार रिव्यू करते हैं कार्यक्रमों को लेकर, प्रोग्राम रिव्यू हम कहते हैं कि जो कार्यक्रम हमने सोचा था वो कार्यक्रम सही चल रहा है, वो अच्छे से उस स्वप्न को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। और कई बार हम रिव्यू करते हैं अपने इस भाग को जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट रिव्यू, हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं, जो पूरी आंतरिक, इसको हम कहते हैं आंतरिक व्यवस्थाएं, तो हमारी जो आंतरिक प्रबंधन या व्यवस्थाएं हैं इनका रिव्यू कि ये ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कार्यों का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कार्य के अनुरूप लोग ठीक से नहीं है, या लोगों के बीच में ढांचा जो है वो कठिनाई दे रही है संस्था में, ऐसा तो नहीं कि जो हमारे सिस्टम और नॉर्म बने हैं उसमें कठिनाई है और उसके चलते संस्था के कल्चर पर प्रभाव पड़ रहा है। और कई बार हम इसकी रिव्यू करते हैं और कई बार हम लॉन्ग टर्म में, बहुत जल्दी नहीं, हम रिव्यू करते हैं कि जो सोच थी समाज में बदलाव की, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे काम का रिव्यू करते हैं कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो बदलाव हुआ, क्या वो जो मिशन था उसकी ओर हम आगे बढ़े,
क्या जो शोषण जिसके खिलाफ में ये हमने संगठन बनाया वो कम हुआ? पर ये रोज बरोज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने काम शुरू किया और आपको 6 महीने में, आजकल कई संस्थाएं हैं है ना, जो कहते हैं भाई 1 साल का पैसा दे रहे हैं और समाज को बदल डालो। ऐसा बदलाव मत कीजिएगा, कठिन हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म, इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रिव्यू। आप 10-15 सालों बाद क्या समाज में ऐसी कोई प्रभाव पड़ा हमारे कार्यों का। दूसरी चीज क्या है, ये ढांचा बना देने से अपने आप नहीं चलता। इस ढांचा को चलायमान बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको नियमित रूप से करना पड़ता है। और तीसरा हम कहते हैं कि अगर ये ढांचा चलता है, आपके विजन बना, मिशन बना, स्ट्रैटेजी तय हो गया, उसके अनुरूप प्रोग्राम तय हो रहे, उसके अनुसार आपने आंतरिक व्यवस्था की परफॉर्म कर रहे हैं, आप नियमित रूप से अपने कार्यों का मूल्यांकन और असेसमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर जो आवश्यक होता है उसमें बदलाव करते हैं। तो ये करते करते जो है आपकी संस्था को तो माना जाता है कि ये इट्स ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था है जो अपने कार्यों से सीख रही है। और अगर आपने संस्था बना दी और ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं तो कहते हैं संस्था ढांचा बन गया, ढांचा खड़ा है, पर आप सीख नहीं रहे हैं उस ढांचे से। अगर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हम नियमित रूप से अपने ढांचा को देखते हैं, जहां आवश्यक बदलाव लगता है, स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजिक रिव्यू तो आप उसमें बदलाव करते हैं। लगता है प्रोग्राम रिव्यू करके प्रोग्राम में बदलाव की जरूरत है तो वो आप करते हैं। लगता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है तो आप करते हैं। या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, आप समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और लगता है कि उसमें बदलाव की जरूरत है तो आप उसमें। ये लगातार करते रहना दिखाता है कि आपका संगठन का ढांचा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है और ये होना बहुत आवश्यक है। और इसमें एक और बात है कि ये ढांचा को चलायमान बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अपने आप ये नहीं चलता है। कई लोग कहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सर का भाग है, ये गले का भाग दिखाई देता है और ये हमारा हृदय दिखाई देता है और ये परफॉर्मेंस जो है हमारा पैर दिखाई देता है। इस शरीर का ढांचा जैसा दिखाई देता है। मस्तिष्क सोचने का काम करता है, गला बोलने का, क्योंकि संस्थाओं में कार्यक्रम ज्यादा सुनाई देता है। ये हृदय स्थल है जहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का एक तंत्र जाल बना हुआ, एक दूसरे से बंधे हुए आधारित। और फिर पैर हमारे चलते हैं और हम फिर पीछे घूम के देखते हैं कि जिस काम के लिए चले कितना दूर चले। तो शरीर के ढांचा के रूप में देखता है। और अगर इस शरीर के ढांचा को, हमारे शरीर के ढांचा को अगर हम सोचे कि कौन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा उसको चलायमान बनाए रखती है, उसको गतिशील रहती है, तो वो है ब्लड। और संस्था के इस ढांचे के स्वरूप में इस ब्लड को अगर देखें तो मूल रूप से लीडरशिप। ये लीडरशिप की जवाबदेही होती है कि वो इस ढांचा को लगातार चलाते रहे और फैसिलिटेट करते रहे। और ये लीडरशिप जो है इस ढांचा को चलायमान रखता है। तो ये ब्लड जो है, और ये ब्लड जैसे हम कहते हैं शरीर का ब्लड जितना साफ सुथरा और चुस्त दुरुस्त होगा उतना ही हमारा ढांचा चुस्त दुरुस्त होता है। अगर ये ब्लड में बहुत सारी कमी आ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो संस्था बहुत तेज भागने भी लगती है, कई बार जरूरत से ज्यादा भागने लगती है। लो हो गया तो संस्था चलती नहीं है, धक्का मारे जाओ, डोनर भी धक्का मारता है, चलता नहीं है। तो शरीर के स्वास्थ्य के अनुरूप हमारा शरीर का ढांचा चलता है। उसी तरह लीडरशिप और उसकी क्वालिटी, उसके गुणों के आधार पर संस्थाओं का ये ढांचा चलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं आशा करता हूं कि ये ढांचा को जानना और समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।